Broadcasting and Youth Affairs and Sports, Shri Anurag Singh Thakur ji, Honorable Minister of State of Information and Broadcasting and Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Dr. L. Murugan ji. My warm welcome to Honorable Ministers. After the briefing, we will take few questions. Over to sir. धन्यवाद राजेश जी। नमस्कार मित्रों, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक भी हुई और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 9 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मोदी सरकार ने पूरे किए और सभी मंत्रीगण की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार प्रकट किया गया और देश की जनता का भी, जिन्होंने मोदी जी को सेवा करने का वापस अवसर दिया। बधाई भी दी, धन्यवाद भी दिया, क्योंकि जो सोचा ना था वो भी कर दिया। 3.5 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान गरीबों को बनाकर दे दिए। 9 करोड़ 60 लाख से ज्यादा रसोई गैस के सिलेंडर मुफ्त में कनेक्शन दे दिए। 12 करोड़ शौचालय बनाकर दे दिए। तो वहीं पर हर घर को नल से जल देने की शुरुआत ही नहीं, बल्कि मात्र 3.5 वर्षों में 12 करोड़ नल से जल के कनेक्शन भी दे दिए। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज, वो भी सफलतापूर्वक चल रही है। कोविड के समय 2 वैक्सीन बनाई तो 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाने का काम भी किया। 160 देशों को वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत अगर वैक्सीन पहुंचाने का काम किया, तो वहीं पर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए 1 लाख करोड़ से ज्यादा का रक्षा उत्पादन, जो रक्षण डिफेंस प्रोडक्ट्स है, वहीं पे मैन्युफैक्चर किए, एक्सपोर्ट किया। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, उस पे नए आयाम स्थापित किए। लगभग 1,85,000 करोड़ की एक्सपोर्ट की, जो पिछले वर्ष से 58% ज्यादा है। निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर है और यही नहीं, फॉर्मल सेक्टर में 1 करोड़ 15 लाख जॉब्स वहां मिलना ईपीएफओ के डेटा के अनुसार। और भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक, और कहां हम 9 साल पहले लड़खड़ाती, चरमराती अर्थव्यवस्था के रूप में कहा जाता था, आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। इसके लिए जहां एक और हमने प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट किया, वहीं देश की जनता का भी आभार प्रकट किया। जो निर्णय आज की कैबिनेट में लिए गए, पहला सहकारिता के क्षेत्र से है। कोऑपरेटिव सेक्टर देश में था तो, लेकिन महत्व इसको ज्यादा मिले सहकार से समृद्धि, इस सोच को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शुरुआत की, उसी को आगे बढ़ाते हुए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। आदरणीय अमित भाई शाह जी को सहकारिता मंत्री बनाया गया और प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप सहकारी समितियों को वाइब्रेंट बिजनेस एंटरप्राइज में ट्रांसफॉर्म किया जा सके, इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए गए। इसके लिए सहकारी समितियों को अपने व्यवसाय में विविधता लाने में सक्षम बनाने के लिए जनवरी 2023 में मॉडल बायलॉज में परिवर्तन किए गए और उनको तैयार भी किया गया। अब इनके अंतर्गत सहकारी समितियां, मैं इसलिए आपको बैकग्राउंड दे रहा हूं कि सहकारी समितियां फूड ग्रेन की खरीद, स्टोरेज, फेयर प्राइस शॉप से लेके अन्य कस्टमर हायरिंग सर्विसेज तक भी कर सकती हैं। तो आज का निर्णय यह है कि सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के
अनुमोदन आज किया गया है। और ये इसलिए भी आवश्यक है कि भारत विश्व में जो सबसे बड़े उत्पादक हैं फूड ग्रेन से, उनमें से एक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी बड़े उत्पादक, चाहे चाइना, यूएसए, ब्राजील, अर्जेंटीना, रशिया, इन सब के पास अपने उत्पादन से ज्यादा भंडारण की क्षमता है। जितना उत्पादन उससे ज्यादा भंडारण की क्षमता इनके पास है। लेकिन भारत में जितनी पैदावार है उसके मुकाबले केवल 47% की भंडारण की क्षमता है। अब हम सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी तक कुल मिलाकर 1450 लाख टन भंडारण की क्षमता है। अब 700 लाख टन भंडारण की क्षमता सहकारिता के क्षेत्र में शुरू होगी। भारत में कुल मिलाकर देखा जाए तो 3100 लाख टन फूड ग्रेन्स की पैदावार होती है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो वैल्यूएबल फूड ग्रेन्स हैं वो नष्ट इसलिए भी हो जाते हैं कि भंडारण की क्षमता नहीं होती, ट्रांसपोर्टेशन में खराब हो जाते हैं, और किसानों को भी उचित दाम अगर लगता है कि 15 दिन बाद, महीने बाद मिल सकते हैं, लेकिन भंडारण की क्षमता नहीं है तो उसको भी बेचना ही पड़ता था। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? ये देश में खाद्यान्न भंडारण क्षमता में वृद्धि भी करेगा और खाद्यान्नों के आयात में कमी लाएगा। खाद्यान्न सुरक्षा हमारी और मजबूत होगी, सुनिश्चित करेगा। ये पैक्स को भी, पब्लिक प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी जो है, इनको भी मजबूत करेगा। और ये जो हमारा माइग्रेशन होती है, प्रवासन होता है, इस पे भी रोक लगाएगा, उसमें कमी करेगा। पंचायत स्तर पर रोजगार के अवसर खड़ा करेगा, किसानों का आयवर्धन होगा। और इसके ऊपर कितना पैसा खर्च होगा? लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना हम सहकारिता क्षेत्र में शुरू करेंगे। इसके अंतर्गत हर ब्लॉक में 2000 टन का एक गोडाउन बनाया जाएगा और जो फंक्शनल पैक्स हैं इसमें 500 टन से लेकर 2000 टन की क्षमता के गोडाउन्स बनाए जाएंगे। जैसी जहां पर जरूरत होगी उसके अनुसार बनाया जाएगा। और यही नहीं, हमारे देश में लगभग 63,000 फंक्शनल प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। इनको ट्रांसफॉर्म करने की भी हमने शुरुआत की। आपने देखा इसमें कंप्यूटराइजेशन हमने पहले ही कर दिया है और कंप्यूटराइजेशन के साथ साथ अब इनको 25 तरह के अलग अलग काम करने की अनुमति भी मॉडल बायलॉज में दे दी गई। उसमें एक बड़ा काम ये भंडारण का होगा। इसमें फायदा क्या है? पहले सेंट्रलाइज एक तरह से देखा जाए स्टोरेज होती थी, लाके एफसीआई के गोडानों में, प्राइवेट गोडानों में रखा जाता था। अब उसी ब्लॉक में, उसी पंचायत में प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी या ब्लॉक के स्टोरेज गोडाउन जो 2000 टन तक का बनाया जाएगा उसमें रखा होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगी, बचत होगी, फसल बर्बाद भी नहीं होगी और किसान अपनी फसल उस गोदाम में देकर उसी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से 70% तक का ऋण भी ले सकता है और सही समय आने पर अपनी फसल मार्केट में बेच भी सकता है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर वन एंड ऑल, फॉर द प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फॉर द फार्मर्स, फॉर द कंज्यूमर्स एंड फॉर द कंट्री एज अ होल। सो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के अनुसार इसमें हमारी जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, या फिर पीएमएफएमई जिसको पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम एवं पीएम किसान संपदा योजना, इन सब के अंतर्गत जो फंड्स अवेलेबल हैं, किसी में इंटरेस्ट सब्सिडी सबवेंशन मिलती है, कहीं पे सब्सिडी मिलती है, तो इन सब योजनाओं को इकट्ठा करके इनके ऊपर इनका जो हम लाभ उठाएंगे एक नई योजना के माध्यम से, कैसे होगा? एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, ये एक एम्पावर्ड ग्रुप बनेगा। सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में
एक एम्पावर्ड इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनेगी और इस कमेटी में हमारे अलग अलग मंत्रालय के मंत्री होंगे, जिसमें एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मंत्रालयों के मंत्री एवं सचिव इसका हिस्सा होंगे। दूसरा, ये कमेटी विभिन्न योजनाओं के अप्रूव्ड आउटले का उपयोग करके उनके कन्वर्जन से इस कैपेसिटी के सृजन का कार्य संपादित कराएगी। इसके लिए कमेटी इन योजनाओं में जो गाइडलाइंस हैं उनमें कुछ संशोधन भी करना है तो आवश्यक संशोधन करने के लिए एम्पावर्ड होगी और ग्रेन स्टोरेज की क्षमता बढ़ाने के लिए ये जो योजना हम लाए हैं इनको पायलट के आधार पर पहले 10 जिलों में लागू किया जाएगा और उसके अनुभवों के आधार पर इसको फिर बाकी देश के जितने राज्य हैं सब में इसको चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 3 टायर स्ट्रक्चर होगा, जिसमें एक नेशनल लेवल पे कमेटी बनेगी, तो दूसरी राज्य के स्तर पे चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे बनेगी और इसके अंतर्गत स्टेट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी होगी। तीसरी जिला के स्तर पे कलेक्टर के अध्यक्षता में बनेगी, जहां पर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी बनेगी। मित्रों, इस पे 1 लाख करोड़ रुपया खर्च तो होने जा रहा है। ये हमारी भंडारण की क्षमता भी 1450 लाख टन से बढ़ाकर 2150 लाख टन बना देगी अगले 5 वर्षों में। इसके क्रियान्वयन से किसानों को उत्पादन में बेहतर कीमत मिल सकेगी। वे अपने लाभ के अनुसार समय जो उनको उचित हो, अपनी पसंद के अनुसार समय पर फसल बेच सकेंगे। फूड गेन्स के ट्रांसपोर्टेशन में होने वाले व्यय पर भी कमी आएगी और नष्ट होने से भी हम इसको बचा सकेंगे। स्टोरेज के अभाव में जो फूड ग्रेन्स की बर्बादी होती थी उसको भी रोकेंगे और यही नहीं, देश की फूड सिक्योरिटी को भी सुदृढ़ करेंगे। साथ ही साथ जो हमारी पैक्स हैं उसको मल्टीपर्पज सोसाइटीज में परिवर्तित किया जाएगा और ग्रामीण अंचल में हजारों नहीं लाखों लोगों को रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर मिल पाएंगे। जो दूसरा निर्णय किया है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से जुड़ा हुआ है। स्मार्ट सिटीज के बारे में आप जानते हैं और स्मार्ट सिटीज के अंतर्गत सन 2018 में सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन CITIIS 1.0 कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत उस समय 12 चयनित शहरों में स्मार्ट स्कूल्स, ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर, बायोडायवर्सिटी पार्क आदि जैसे इनोवेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स क्रियान्वित किए जा रहे हैं। इसके जो ये कार्यक्रम चल रहा है, अब इसके चलते आज सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन CITIIS 2.0 शुरू करने की घोषणा की गई है, निर्णय किया गया है। इसके कंपोनेंट्स CITIIS 1.0 की तरह 3 कंपोनेंट ही रहेंगे, लेकिन इसके ऊपर खर्चा जो है वो 1866 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्चा आएगा। अब ये 3 कंपोनेंट्स में पहले कंपोनेंट के अंतर्गत कंपटीशन के आधार पर 18 शहरों का चयन किया जाएगा और इन शहरों में सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित प्रोजेक्ट्स, जिसमें इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट को फोकस किया जाएगा और इसके लिए फंडिंग भी उपलब्ध करवाई जाएगी। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या राज्य की सरकार या लोकल बॉडी, अर्बन लोकल बॉडी, वो 20% पैसा देगी, भारत सरकार 80% पैसा देगी। पहाड़ी राज्य एवं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 10% वो देंगे, 90% भारत सरकार पैसा देगी। और दूसरे कंपोनेंट के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा स्टेट क्लाइमेट सेंटर और क्लाइमेट डेटा ऑब्जर्वेटरीज, क्लाइमेट एक्शन प्लान आदि जैसे स्टेट लेवल क्लाइमेट इनिशिएटिव्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तीसरा,
ये जो तीसरा कंपोनेंट है, इसके अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स को क्लाइमेट गवर्नेंस में कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु 106 करोड़ रुपए का ग्रांट उपलब्ध करवाई जाएगी। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से हमारी सर्कुलर इकोनॉमी और क्लीनर सिटीज के अभियान को बढ़ावा मिलेगा। यह कार्यक्रम हम 4 वर्ष के लिए लागू कर रहे हैं, 2023 से लेकर सन 2027 तक ये जारी रहेगा और इंटीग्रेटेड अर्बन मैनेजमेंट को बढ़ावा इससे मिलेगा। हमारी अर्बन लोकल बॉडीज को भी इससे बल मिलेगा, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी होगी और हम आज की और भविष्य की पीढ़ियों के लिए क्लीनर एंड ग्रीन सिटीज देने का जो एक संकल्प लेके चलें, उस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। स्वच्छ और सुंदर हमारे शहर भी हों और सर्कुलर इकोनॉमीज के चलते हुए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके, उस दिशा में कदम उठाएंगे। धन्यवाद। क्वेश्चन 3 110 लक्ष्मण रॉय। मेरा सवाल ये है कि ये जो अनाज भंडारण की व्यवस्था शुरू की जा रही है विश्व की सबसे बड़ी योजना, तो इसके तहत जो पैसा लाया जाएगा वो पैसा क्या इन्हीं स्कीम जिनका आपने जिक्र किया उन्हीं से पैसा लिया जाएगा कि फिर अतिरिक्त आवंटन किया जा रहा है? और दूसरा, अभी अनाज भंडारण में कमी की वजह से कितने वेस्ट होते थे और इस योजना के बाद क्या अनुमान है कि इस बर्बादी में कितनी कमी आएगी? लक्ष्मण जी, आपने जो पूछा, ये जो हमारी अभी एग्जिस्टिंग स्कीम्स है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और हमारी पीएम किसान संपदा योजना या फिर पीएम एफएमई हो या एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम हो, इनके अंतर्गत जो पैसा अभी बजट में प्रावधान है उसका ही उपयोग किया जाएगा। अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अपने आप में भी 1 लाख करोड़ रुपए की योजना है, तो उन सारी योजनाओं को इकट्ठा करके उसके लिए जो हम अगला एक्शन प्लान बनाएंगे, उनमें अगर कुछ और चेंजेस भी लानी तो वो भी लाएंगे। पैसा यहीं से आ जाएगा, पैसे की कमी नहीं है। उसका बेटर यूटिलाइजेशन कैसे हो, कहीं पर इंटरेस्ट सबवेंशन मिलती है, कहीं पर सब्सिडी मिलती है, कहीं पर केवल शहरों तक सीमित होगा, कहीं का कुछ और उपयोग होगा, उन सबको एकजुट करके एक खाके में देख के कुल क्षमता बढ़ाने का काम किया जाएगा ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचे। और जो आपने कहा कितना बर्बाद होता था, इसके कई तरह के आंकड़े आते हैं, जहां पर कई बार तो कहा गया था कि 40% तक भी फल और सब्जियां बर्बाद हो जाती, जो पेरिशेबल गुड्स हैं, जो सीजनल है उसके ऊपर तो ज्यादा रहता है, लेकिन बाकी भी अन्न भंडारण की क्षमता ना होने के कारण किसान को सबसे बड़ी मार पड़ती थी, जिसको मजबूरी में अपना अनाज भी बेचना पड़ता था, तो उसको भी सुविधा मिलेगी और हमारे खाद्य सुरक्षा भी इससे बढ़ पाएगी। Sir, we wanted to know exactly how much food grains are being destroyed because of lack of storage facilities. And will these storage facilities being created be used for fruits and vegetables also, or only for food grains? And one on the smart city, out of those 18 smart cities that you're planning to formulate under competition, will they be, will any state have more than one also? मैं पहले सवाल का उत्तर दे दूं। अगर 47% हमारी कुल भंडारण की क्षमता है तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना कमी है। और अगर राज्य वाइज देखेंगे तो मध्य प्रदेश में अगर 75% है तो पंजाब में 60% और हरियाणा में 64% है। लेकिन अगर बिहार में देखेंगे तो 26% है, तो राजस्थान में 25% है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे और उनकी भंडारण क्षमता के आधार पर देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कहां ज्यादा होती है। इसी तरह से महाराष्ट्र में लगभग 57% है, तो पश्चिम बंगाल में 21% है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगी और ये जो हमारे प्रोडक्ट्स खराब हो जाते थे जहां भंडारण की क्षमता नहीं होती थी, उस पर भी बचत होगी। कितनी होती थी कुल, उसका मैं अभी आपको इमीडिएटली आंकड़ा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इसके बाद जब भी आपको मेरे पास आंकड़े उपलब्ध होंगे बता दूंगा। लेकिन समय समय पर इस तरह के आंकड़े सामने आते रहे कि जो पेरिशेबल गुड्स हैं, फल सब्जियां, ये सब, इनमें ज्यादा बर्बादी होती थी। जो बाकी खाद्यान्न की बात करते हैं तो उसमें भी बड़ी तादाद में
अनाज के भंडारण ना होने की क्षमता ना होने के कारण भी नुकसान होता था। सिटीज एक से ज्यादा ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत 6 रीजन्स में बांटा गया और हर रीजन में से चयन किया जाएगा अलग अलग। Sir, my question is that when you're talking about each block will have a go down of 2000 up to 2000 and each packs will can operate 500 to 2000 ton capacity. Does this mean that each block will have more than one go downs and who will operate those go downs in each of the blocks, sir? देखिए, जहां तक प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव की बात हम करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, उनके लिए जब ये मॉडल बायलॉज में प्रावधान किया गया था कि 25 अलग अलग क्षेत्रों में काम कर पाएंगे, तो उसमें से एक ये भी है। और फेयर प्राइस शॉप तक भेजने के लिए होता क्या था, पहले आप किसान पैदावार करता है, मंडी में आता है, मंडी से स्टोरेज में जाता है, स्टोरेज से फिर उसको वापस, यानी कि कई बार लोड कई बार अनलोड करके फिर लोड करके उसको फेयर प्राइस शॉप तक भेजा जाता था। और वो भी देश के अलग अलग हिस्सों में। जैसे मैंने बताया आपको, मान लीजिए पश्चिम बंगाल में 21% ही कैपेसिटी है, बिहार में 26% ही है, तो देश के किन हिस्सों से वहां पे जा रहा है, फिर वहां से फिर अनलोड होके फिर लोड होके कहीं दूसरी जगह जा रहा है। अब अगर उसी पंचायत में उसी ब्लॉक में ये भंडारण की क्षमताएं बन जाएंगी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम आएगी, बर्बादी भी कम होगी, स्थानीय रोजगार भी ज्यादा मिलेगा, देश की खाद्य सुरक्षा भी बेहतर होगी। तो एक जहां पैक्स ने बनाया तो पैक्स ही उसको ऑपरेट करेगी। तो ब्लॉक वाला जो फिर लोकल यूनिट होगा, राज्य की सरकार की जो हम कमेटियां बना रहे हैं उसके ऊपर जब आगे निर्णय करेगी ये कमेटी, तब उस पे आएगा कौन कौन इस पे है कुछ क्लैरिटी, कौन ऑपरेट करेगा। ब्लॉक फेडरेशन करेगी, ब्लॉक फेडरेशन करेगी। 256 सर, प्रकाश पेदाशी 18 हाउस स्वदेश है। मेरा सवाल है, आपने ये कहा कि 70% लोन ले सकते हैं फार्मर्स, तो लोन लेने का क्राइटेरिया क्या होगा, और अगर कोई किसान उसको पे नहीं कर पाए फिर क्या होगा? देखिए, पहली बात तो 2013-14 में इंस्टीट्यूशनल लोन की जब हम बात करते हैं, संस्थागत ऋण की, वो 7.30 लाख करोड़ रुपया यूपीए के समय थे 2013-14 में, आज जो बढ़कर लगभग 20 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा है। तो किसानों के पास पैसा भी ज्यादा मिल रहा है बैंकों से, और इस पे इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलती है जब आप समय पर पैसा वापस करते हो। ये आता है नाबार्ड वाला बैंकिंग क्षेत्र का। यहां पे हम बात कर रहे हैं कि आप पैक्स में अगर अपना अनाज जमा कराते हो, उनके भंडारण क्षमता जहां पे बनी है, तो उस अनाज की कुल कीमत के बदले एवज में आपको 70% ऋण मिल सकता है, ताकि जब समय पर आपको लगता है उचित दाम हो जाएगा, आपको बेहतर दाम मिल पाएगा, आप उसको बेचकर ऋण वापस कर सकते हैं। 61 सर, प्रशांत हूं मैं, न्यूज़ 24 से। ये जो अन्न भंडारण की सबसे बड़ी जो कैपेसिटी होगी, आपने अभी क्लियर किया कि गांव स्तर पे होगी, मतलब हर गांव में एक, तो ये मतलब पूरे देश में ऐसे फैलेगा। जो किसान अपना गोदाम को इस्तेमाल करेगा उसको क्या कोई पैसा भी देना पड़ेगा या उसमें कुछ राहत या छूट होगी? जब स्टोरेज की कैपेसिटी है तो पहली बात तो है कि आज क्षमता नहीं है, जिसके कारण किसान को नुकसान होता है। यहां एक सेवा के साथ साथ सुविधा भी दे रहे हैं, जिससे किसान समृद्ध और संपन्न भी हो सकता है जब उसको बेहतर दाम मिलेंगे। आज वो भंडारण की क्षमता ही उसके पास ब्लॉक स्तर पे या एग्रीकल्चर सोसाइटी के स्तर पे नहीं है, तो कहां जाएगा वो? फिर उसको बेचना ही पड़ता है। एमएसपी सरकार दे भी रही है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट करके उसको लागू भी कर दिया, खरीद भी दुगनी कर दी, लेकिन फिर भी भंडारण की क्षमता उस स्तर पे ना होने के कारण उसको और बढ़ाया गया। अब उसके पास वो सुविधा अपने ब्लॉक लेवल पर अपनी प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी के स्तर पे भी होगी। मान लीजिए 63,000 फंक्शनल पैक्स जो अच्छी चल रही वो आज है देश में, वैसे तो ज्यादा है लेकिन 63,000 तो सीधी सीधी है। तो अगर ये भी अगर 1,000 भी मैं लगाऊं, 500-2,000 के बीच का 1,000 एवरेज निकालते हैं, तब भी कितने हो गया, तब भी 630 लाख टन इसकी कैपेसिटी बन जाएगी। तो वहां पे स्थानीय स्तर पे इनकी कैपेसिटी बन भी जाएगी
और वहां पर इनको पैसा भी उन्हीं एग्रीकल्चर सोसाइटी से मिलना शुरू होता है। और थोड़ा बहुत खर्चा अगर उसका आता भी है तो कुछ नहीं है जी, उसको उससे ज्यादा कीमत मिलेगी। ऑपरेशनल कॉस्ट अल्टीमेटली पैक्स आल्सो हैज टू रन एंड बी वायबल। As I understand, this 1 trillion rupee or 1 lakh crore has been approved today by the cabinet to upgrade the storage capacity of food grains. You think this amount is adequate? And besides that, what is in the larger scale? What is the plan? How you will upgrade the capacity? देखिए, पहली बात मैं कहूं कि जिन 4 योजनाओं की मैंने बात कही, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एएमआई से लेके पीएमएफएमई, ये सारी योजनाओं में और पीएम किसान संपदा योजना में धन ऑलरेडी आवंटित है। केवल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये योजना भी अपने आप में 1 लाख करोड़ की, अगर आपने देखा होगा। इन चारों योजनाओं को इस्तेमाल करके इस प्लान को क्रियान्वयन किया जाएगा। और ये एम्पावर्ड कमेटी भी इसलिए बनाई गई कि इनकी जो अभी पॉलिसी में अगर कोई बदलाव भी करनी होगी, रूल्स में भी कोई, तो वो भी करेंगे ताकि इसकी बेहतर इंप्लीमेंटेशन हो सके और इन सब का पैसा इस्तेमाल करके कैपेसिटी बिल्डिंग में लगे और स्टोरेज कैपेसिटी क्रिएशन में लगे। तो पैसे की कोई कमी नहीं है, ये पैसा ऑलरेडी बजट में अवेलेबल है इन 4 योजनाओं के अंतर्गत। और ये अगले 4 सालों में, अगले 5 सालों में इतना पैसा खर्च होकर इतनी कैपेसिटी बिल्डअप होगी। ये 1 साल में खर्च नहीं होने वाला, ये 5 सालों में 700 लाख टन स्टोरेज कैपेसिटी बनेगी। इट्स अ टाइम बाउंड। टाइम बाउंड में 5 साल की हमने टारगेट ही रखा है और हम तो समय से पहले ही करते हैं। सर, तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस। सर, जो आपने पायलट प्रोजेक्ट की बात करी है, कौन सी फसल के लिए शुरुआत की जाएगी? 10 स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स जो आपने आइडेंटिफाई करे हैं, उनका पैरामीटर क्या है जो पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि ये मच नीडेड स्कीम थी जो आज आपने लॉन्च करी? धन्यवाद। मच नीडेड स्कीम थी, है और इतने बड़े देश में भविष्य में भी रहेगी। 140 करोड़ भारतीयों के लिए खाद्यान्न का उपलब्ध करवाना अपने आप में चुनौती है, लेकिन हमने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे कदम उठाए गए। देखिए, सिक्योरिटी नेट भी किसान के लिए कैसे खड़ा किया गया। आज लाखों किसान ऐसे जिनके लिए सिंचाई की योजना उनके खेत तक पहुंचाई गई। पहली बार देश में हुआ कि 51% से ज्यादा आपकी इरिगेटेड लैंड आज सिंचाई योजना से जुड़ी हुई है। 3100 लाख टन पैदावार फूड ग्रेन्स की पहली बार हुई है। मस्टर्ड की बात करूं, ऑयल सीड्स की बात करूं, गन्ने की खेती की बात करूं, तो उसका भी रिकॉर्ड उत्पादन इस साल ही हुआ है। ये अपने आप में उस दिशा में हम लोगों ने अच्छे कदम उठाए, लेकिन दूसरी ओर ये भी है कि फसल बर्बाद ना हो, भंडारण क्षमता बने, किसानों को दाम ज्यादा मिल सके, वो सारे इसमें कवर किए गए हैं। और गेहूं और धान की अगर आप देखेंगे कुल मिला के रिक्वायरमेंट भी देश में ज्यादा, फेयर प्राइस शॉप पे भी सबसे ज्यादा वही मिलता है, तो भंडारण की जरूरत भी सबसे ज्यादा इन्हीं के लिए पड़ती है, गेहूं और धान के लिए। 250 देखिए, सहकार क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो सहकार में कौन, सहकार से समृद्धि कौन? गांव में वही किसान इसका बहुत सारी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का हिस्सा होता है। बहुत सारी नई भी पैक्स बनाने की शुरुआत की गई है, तो किसान भी इसका हिस्सा ही होंगे। ये पैक्स पर ही ज्यादातर आधारित है, जहां पे पैक्स इसको बनाएगी। सहकारिता क्षेत्र को हम और बल देने जा रहे हैं ताकि वहां पे रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी उत्पन्न हो सके और साथ ही साथ भंडारण की सुविधा भी मिल सके। वहां पे ब्लॉक स्तर पे भी बना रहे। देखिए, 2 कहा, ब्लॉक्स एंड पैक्स, 2 ऑप्शंस हैं। 63,000 पैक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती, फंक्शनल है, बहुत अच्छी चल भी रही है, उनको भी उनकी क्षमता बढ़ाने का काम करेंगे। दूसरी ओर ब्लॉक्स पे भी आधारभूत ढांचा खड़ा करेंगे। अगर आपने ध्यान से, जो मैंने पहले कहा कि इसके 4-5 चीजें हैं।
ट्रांसपोर्टेशन में कमी आए, लोडिंग अनलोडिंग उससे भी बचें, यानी कि कॉस्ट भी बची, समय भी बचा और फसल की बर्बादी भी बची। चौथा, किसान को स्थानीय स्तर पे बेहतर दाम और बेहतर सुविधा भी मिली। तो इसको कुल मिलाकर देखा जाए तो किसानों के हित में है भंडारण की क्षमता को, अगर बिहार में नहीं भी है तो वहां पे बनाया जाएगा। किसानों को सुविधा भी है और सुरक्षा भी है। ये कैबिनेट से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, लेकिन कैबिनेट के बाद आप पूछेंगे तो मैं वो भी बता दूंगा। मुझे कोई थैंक यू सर। थैंक यू फ्रेंड्स।